गुड मॉर्निंग बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा एकादशी वाणिज्य वर्ग विषय व्यवसाय अध्ययन में आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 व्यावसायिक सेवाएं, इसका भाग 5। आज का हमारा प्रकरण रहेगा बीमा के सिद्धांत एवं उसके प्रकार। इससे पहले अपन ने बीमा, उसकी परिभाषा, विशेषताएं और उसके कार्य से संबंधित जानकारी हमने इसके पहले वाले वीडियो में ली थी। ये हमारा अध्याय 4 का 5वां वीडियो है। तो देखिए, बीमा के सिद्धांत। बीमा की परिभाषा के अंतर्गत बताया था मैंने कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले निश्चित समय में होने वाली अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है। तो जो ये बीमा प्रसंविदा है, बीमा जो अनुबंध है, तो एक वैध बीमा अनुबंध जो है वह कई सिद्धांतों पर आधारित है, जिसमें सबसे पहला आपके आता है पूर्ण सद्विश्वास का सिद्धांत। पूर्ण सद्विश्वास से मतलब है कि जो इस अनुबंध में दो पक्षकार हैं, बीमाकर्ता और बीमित, दोनों का एक दूसरे पर पूरा विश्वास होना चाहिए। और विश्वास होने के लिए ये ज़रूरी है कि दोनों ही पक्षकार एक दूसरे से किसी भी बात को छिपाए नहीं। जो भी बात है वह सामने स्पष्ट रूप से उजागर कर दे, बता दे कि भाई व्यक्ति जो बीमा करवा रहा है उसकी आयु ये है, या किसी वस्तु से संबंधित करा रहा है तो उस वस्तु से संबंधित सारी जानकारी प्रदान करे, कोई भी तथ्य छुपा कर न रखे। जैसे सपोज करिए जीवन बीमा करा रहा है और अचानक और उस बीमित को कोई बीमारी है तो उसे छिपाए नहीं, उसे बताए। हालांकि डॉक्टरी रिपोर्ट साथ में लगती है एक निश्चित आयु का होने के बाद, लेकिन उससे पहले भी अगर आप बीमा करा रहे हो और आपको कोई बीमारी से आप ग्रसित हो तो उसका उल्लेख कर देना चाहिए जब आप बीमा कराने से संबंधित प्रपत्र भरते हो उसमें। यानी पूर्ण सद्विश्वास पर आधारित है। अगर आप कोई बात छुपाओगे और बाद में अगर पता चलती है तो क्या होगा, बीमा अनुबंध बीमाकर्ता रद्द भी कर सकता है। आपने बीमा करा दिया, आप कैंसर से पीड़ित हो, अब पता है कि मृत्यु तो निश्चित है 4 साल बाद, 5 साल बाद, जब भी टाइम उसका होगा, तो उस समय अगर पता चल जाता है कि बीमित व्यक्ति इतने टाइम से कैंसर से पीड़ित था और उसके बीच में उसने हमसे बीमा करवाया है, तो बीमा कंपनी चाहे तो उस अनुबंध को रद्द भी कर सकती है। तो ऐसे में आपको जो सुरक्षा मिलती है वह पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगी। तो सारी बातों का ब्यौरा, यानी सब कुछ बातें स्पष्ट कर देनी चाहिए। इस प्रकार से उन दोनों के बीच में क्या रहता है, आपसी विश्वास का होना ज़रूरी होता है। दूसरा आता है बीमा योग्य हित। बीमा योग्य हित से मतलब है कि बीमित वस्तु या बीमित व्यक्ति में उसका हित कितना है। बीमा योग्य हित यानी वस्तु के रहने या न रहने पर जो बीमा करवा रहा है उसको फ़ायदा हो रहा है, वस्तु के रहने पर फ़ायदा हो रहा है और वस्तु के न रहने पर फ़ायदा नहीं हो रहा है, यानी हानि हो रही है, तो यह कहलाता है उसका बीमा योग्य हित। तीसरा है क्षतिपूर्ति। बीमा जो है वह कई बीमा ऐसे होते हैं जो क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे कि जो साधारण बीमा है वे सब क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो उसके अंतर्गत क्षति होने पर बीमित व्यक्ति को बीमा कंपनी के द्वारा क्षतिपूर्ति की जाएगी। यानी क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है कि क्षति होगी तो पूर्ति की जाएगी, अगर क्षति नहीं होगी तो पूर्ति नहीं होगी। ये लागू होता है साधारण बीमा के अंतर्गत।
और जीवन बीमा में जो है वह क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू नहीं होता, उसमें सुरक्षा और विनियोग का तत्व लागू होता है कि अगर व्यक्ति सुरक्षित है निर्धारित समय तक, तो टाइम पीरियड पूरा होने पर उसको स्वयं को बीमा राशि प्राप्त हो जाएगी। और अगर अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है, उस बीमा का जो समय है 10 साल 15 साल जो भी जितने समय का उसने बीमा कराया है, तो उसके उत्तराधिकारियों को जो राशि होती है जितने का जिसने बीमा कराया है वह मिल जाता है। तो इस प्रकार से क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत है यह सिर्फ साधारण बीमा यानी सामान्य बीमे पर लागू होता है, जिसके अंतर्गत सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और अन्य बीमे आते हैं जो अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के होते हैं। चौथा आता है निकटतम कारण, यानी निकटतम कारण से मतलब यह है कि जिस कारण से आपने बीमा करा रहे हो वह उसका निकटतम कारण होना चाहिए। यानी बीमा पॉलिसियां केवल उन्हीं हानियों की पूर्ति करती है जिसका वर्णन बीमा जब आप कराते हो प्रपत्र में लिखा गया है। जैसे आपने अग्नि बीमा से सुरक्षा चाही तो क्षति होने का कारण अग्नि से होने वाली हानि होना चाहिए, मतलब आग की लपटें उठी होगी तभी आपको क्षति की पूर्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं। अग्नि से आपको हानि हो रही है और आप अगर उसमें भर रहे हो कि मेरे को चोरी से हानि हो गई, आपने बीमा कराया है अग्नि बीमा, लेकिन अगर आपको चोरी से हानि हो रही है तो अगर उसमें उल्लेख होगा तभी आपको चोरी से हानि होने की क्षतिपूर्ति की जाएगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि आपने अग्नि बीमा कराया है। मतलब निकटतम कारण का उसमें उल्लेख होना चाहिए जिससे आपको जोखिम से सुरक्षा चाहिए। फिर आता है अधिकार समर्पण, यानी जब व्यक्ति किसी वस्तु का बीमा कराता है तो अगर उसको हानि हो रही है और क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा कर दी जाती है तो जिस वस्तु का वह बीमा करा रहा है उस पर बीमाकर्ता का अधिकार हो जाता है। मतलब क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी ने आपको कर दी, करने के बाद अगर जैसे मान लो सपोज करिए कि आपने कोई वाहन खरीदा, अब वाहन आपने खरीदा और वो चोरी हो गया, चोरी होने पर बीमा कंपनी ने आपको क्षतिपूर्ति कर दी क्योंकि आपने वाहन का उस हिसाब से बीमा कराया था कि भाई चोरी हो जाए या एक्सीडेंट में कुछ नुकसान हो जाए तो हमको क्षतिपूर्ति मिलनी चाहिए। तो चोरी हो गई, बीमा कंपनी ने आपको क्षतिपूर्ति कर दी। अब उस वस्तु पर यानी आप उसकी जो आरसी होती है, जो मतलब हम कहते हैं ना बुकलेट होती है जिसके ऊपर आपका नाम वगैरह होता है, गाड़ी के नंबर वगैरह, आरसी जिसको हम कहेंगे, वहाँ बीमा कंपनी के नाम ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, यानी उसके ऊपर बीमा कंपनी का अधिकार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको वह वाहन वापस मिल जाए और आप उसका उपयोग करने लग जाओ। एक तरफ तो आपने क्या किया, बीमा कंपनी से उसकी क्षति की पूर्ति प्राप्त कर ली कि भाई चोरी हो गई मेरी वस्तु, मुझे भरपाई कीजिए, बीमा कंपनी ने भरपाई कर दी। अब अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर आपको वो वस्तु वापस मिल जाती है, वाहन वापस मिल जाता है, तो दोहरा लाभ नहीं मिलेगा आपको कि आपने बीमा कंपनी से पैसे भी ले लिए क्षति के और गाड़ी भी आपको वापस मिल गई तो आपने गाड़ी भी ले ली। नहीं, गाड़ी पर अब आपका अधिकार नहीं रहेगा, गाड़ी पर अधिकार रहेगा बीमा कंपनी का। तो ये अधिकार समर्पण के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट आता है योगदान, यानी इस सिद्धांत के अनुसार बीमा के अंतर्गत दावे का भुगतान कर देने के पश्चात बीमाकार जो होता है अन्य देनदार बीमाकारों से राशि वसूल करने का अधिकारी होता है या उसके किसी भाग को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। जैसे मान लीजिए एक से अधिक बीमा कंपनियों से बीमा कराया गया है तो क्षतिपूर्ति किसी एक कंपनी ने कर दी तो बाकी के जो उसका रेशियो है वह अन्य कंपनियों से वह प्राप्त कर सकता है। जैसा कि एक संपत्ति है और उससे एक से अधिक पॉलिसियाँ ली गई है, नुकसान हो गया, एक कंपनी से आपने क्षतिपूर्ति प्राप्त कर ली तो बाकी से आप
क्षतिपूर्ति दूसरी कंपनियों से अगर उसका बीमा करा रखा है तो उससे भी आप उसका योगदान प्राप्त कर सकते हो, उसका रेशियो अनुपात में प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि जितनी हानि होगी उतना ही आपको भुगतान किया जाएगा, उससे अधिक का नहीं। अगर आपने एक वाहन है और उसका एक से अधिक बीमा कंपनियों से पॉलिसी करा रखी है तो क्षति होने पर जो हानि होगी उसका आनुपातिक रेशियो सभी कंपनियों में बढ़ जाएगा क्षति की पूर्ति करने के लिए। लास्ट आता है इसमें हानि को कम करना, यानी बीमा इसीलिए करवाया जाता है कि बीमित को उससे सुरक्षा मिल सके, यानी वह अपनी हानि को कुछ हद तक कम कर सके। कहने का मतलब यही है कि बीमा हम अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए कराते हैं, इसलिए बीमा करता क्या करता है, बीमित की हानि को कम से कम करने का प्रयास करता है। जैसे सपोज़ करिए आपने अपनी फैक्ट्री का बीमा कराया, अचानक आग लग गई, अब आपने बीमा कराया है 10 लाख रुपए का, ठीक है। बीमा कंपनी आपको 10 लाख पूरे के पूरे नहीं देती है, कुछ कटते हैं इसमें, 80 से 90% तक का भुगतान होता है। तो अगर आपने बीमा करा रखा है तो वापस सपोज़ करिए अगर आपको 9 लाख मिल जाते हैं या 8 से 9 के बीच में राशि मिल जाती है तो क्या होता है, नुकसान कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 लाख का ही नुकसान होता है, उससे अधिक का नहीं होता। यानी 10 लाख का नुकसान हो रहा है, भरपाई 8 से 9 लाख तक बीमा कंपनी द्वारा हो जाती है और नुकसान जो होता है 1-2 लाख का ही होता है। तो इस प्रकार से बीमा अनुबंध जो है वो हानि को कम करता है। परिभाषा में ही अपन ने इसके अंतर्गत पढ़ा था कि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले निश्चित समय में होने वाली अनिश्चित जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है, तो वो हानि को कम करने का वचन देता है। तो इस प्रकार से ये आपके जो सारे सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पर बीमा प्रसंविदा आधारित होता है। अगला हमारा टॉपिक आता है बीमा के प्रकार। तो बीमा के प्रकार के अंतर्गत आता है, बीमा को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक आता है जीवन बीमा और दूसरा आता है साधारण बीमा या सामान्य बीमा। जीवन बीमा एक ऐसा बीमा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले निश्चित समय में उसके जीवन की सुरक्षा, यानी सुरक्षा कैसी कि अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो पीछे उसका जो उत्तराधिकारी है उसे, या फिर अगर वह स्वयं जीवित रहता है तो निश्चित समय पूर्ण होने पर उसे स्वयं को बीमा धन प्रदान करने का वचन देता है। मतलब इसमें क्या है, बचत भी है, सुरक्षा भी है और हम कह सकते हैं कि इसमें विनियोग भी है। बचत कैसे होती है कि भाई व्यक्ति चाहता है, अगर उसकी इनकम कम है, कमाने वाला वह अकेला ही व्यक्ति है परिवार का, तो सुरक्षा तो चाहेगा कि अगर अचानक उसे कुछ हो जाता है तो पीछे उसके परिवार वालों को आर्थिक स्थिति कुछ समय तक सही रह सके। तो क्या करता है, वह अपनी बचत करता है, सैलरी में से बचाता है। किस लिए बचाता है कि वह अपना इंश्योरेंस करवा सके, और इंश्योरेंस करने के लिए उसे जो प्रीमियम, अगर वह त्रैमासिक कराता है तो त्रैमासिक, अर्धवार्षिक कराता है तो अर्धवार्षिक और वार्षिक कराता है तो वार्षिक वह भुगतान कर सके। इसलिए वह क्या करता है, छोटी छोटी बचत को एकत्रित करता है और फिर उस बचत को क्या करता है, बचत से अपना बीमा कराता है। बीमा कराने से उसे क्या मिलती है, सुरक्षा। सुरक्षा यानी जब तक वह जिएगा उसे सुरक्षित है वह, अगर उसे कुछ हो जाता है तो बीमा कंपनी उसका भुगतान करेगी, और अगर कुछ नहीं होता है तो विनियोग यानी जो बचत वो एकत्रित करता है
वह निश्चित समय पूर्ण होने पर उसे मैं ब्याज के और लाभांश के एक मुश्त राशि वापस प्राप्त हो जाएगी। यानी सपोज करिए कि 5 लाख का वह बीमा कराता है और 5 लाख के लिए प्रीमियम अदा करता है अर्धवार्षिक, जैसे मान लीजिए 5,000 रुपये देता है सपोज कीजिए, और उसने 15 साल का अपना बीमा कराया है, तो 5,000 यानी साल के कितने हो गए 10,000। 10,000 रुपये वह अदा कर रहा है। अब वह बचत कर रहा है, हर महीने सपोज करो 1,000 रुपये बचाता है, तो 6 महीने में उसके 6,000 हो जाते हैं, तो 5,000 से वह प्रीमियम अदा कर रहा है। अब निश्चित समय अगर उससे कुछ हो जाता है, तो जब भी हो जाता है उसके बाद उसको प्रीमियम नहीं अदा करना पड़ता है। जैसे ही सपोज करिए उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके घर वालों को मतलब उत्तराधिकारियों को 5 लाख रुपए की राशि मिल जाएगी, आगे उनको प्रीमियम भरना नहीं पड़ेगा। और अगर कुछ दुर्घटना घटित नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है, वह व्यक्ति स्वयं जिंदा रहता है, तो उसको खुद को निश्चित समय पूर्ण होने पर 5 लाख प्लस ब्याज बोनस जो भी बनता है बीमा कंपनी के अकॉर्डिंग, वह एक मुश्त उससे प्राप्त हो जाता है। जिससे क्या होता है, उसका ये इन्वेस्ट हो गया, एक मुश्त राशि प्राप्त हुई, यानी एक बड़ी रकम छोटे छोटे टुकड़ों में उसने अपनी बचत को प्रीमियम के रूप में अदा किया, बैंक में पैसे न जमा करके बीमा कंपनी में प्रीमियम के रूप में दिए, और निश्चित समय पूर्ण होने पर एक मुश्त राशि उसे मिलती है, जिससे फ्यूचर में वह अपना कोई भी बड़ा कार्य कर सकता है। जैसे मान लो मकान बनवाना है, या बच्चों की पढ़ाई करानी है, या बच्चों की शादी करानी है, या वो सोचता है कि अब मैं रिटायर्ड हो गया हूँ, अब मुझे मेरे लिए आय का साधन कुछ नहीं है, तो वह पैसे उसके लिए एक बड़ा ही हम कह सकते हैं ना पूंजी हो गई एकत्रित उसकी, जिससे वह बाद में बैंक में जमा करा करके उसके ब्याज के रूप में अपना गुजारा या हाथ खर्च निकाल सकता है। तो कहने का मतलब है जीवन बीमा के अंतर्गत बचत, सुरक्षा और विनियोग तीनों तत्व पाए जाते हैं, और ये जीवन का होता है, व्यक्ति चाहे जितने वर्षों का कर सकता है। दूसरा जो आता है वह है साधारण बीमा यानी सामान्य बीमा। ये क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और अन्य बीमे। सामुद्रिक बीमा जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जब हम माल को सामुद्रिक मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो उससे होने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता बीमाकर्ता को बीमित एक निश्चित प्रीमियम अदा करता है, और उस हम कह सकते हैं इसमें कि एक निश्चित यात्रा का समय हो गया, या अधिकतम जो होता है 1 वर्ष होता है इसमें। अब सामुद्रिक में तो आप एक बार माल को भेजोगे तो सुरक्षा उसकी चाहोगे जब तक गंतव्य स्थान पर माल नहीं पहुंच जाता, तो समय क्या हो जाता है, एक यात्रा में लगने वाला समय। इसके अंतर्गत क्या होता है, सामुद्रिक बीमे में माल का भी बीमा किया जाता है, फिर दूसरा भाड़े का भी बीमा किया जाता है, और तीसरा जहाज का भी बीमा किया जाता है। अब जहाज का जो बीमा होता है वह कौन कराती है, बीमा कंपनी, क्योंकि अगर समुद्रिक जोखिमों के कारण जहाज को नुकसान हो जाता है तो बीमा कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। तो जहाज का जो बीमा कराते हैं वह कराती है जहाज कंपनी के मालिक, और वह 1 साल का करा सकता है, क्योंकि 1 साल तक जहाज जितनी भी यात्रा करेगा, कहने का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल को साल भर में अगर 2-3 बार ले जाता है तो उसे बार बार जहाज का बीमा कराने की आवश्यकता नहीं है, पूरे साल का 1 बार करा दिया। और दूसरा, अगर जहाज कंपनी की 2-3 जहाज हैं तो उन सब का एक साथ बीमा भी वह करा सकता है, जिसे कहा जाता है जहाजी बेड़ा बीमा। जहाजी बेड़ा बीमा यानी सभी जहाज़ों का एक साथ बीमा करा दिया ग्रुप में, जैसे ग्रुप इंश्योरेंस होता है ना, वैसे सभी जहाज़ों का एक साथ बीमा करा दिया, तो वह कहलाता है जहाजी बेड़ा बीमा। यानी माल और भाड़े का तो कराएगा कौन, जो माल भेज रहा है वह व्यक्ति, और जहाज का बीमा कराएगा जहाज कंपनी का मालिक। ठीक है, तो ये हो गया सामुद्रिक बीमा। अब समुद्र में होने वाली जोखिमों के अंतर्गत आपके
समुद्र में तूफान आना, लहरों का तेज उठना, सामुद्रिक डाकुओं द्वारा माल को लूट लिया जाना, ये कई प्रकार की, चट्टान से टकरा जाना जहाज का और उलट जाना, है ना। तो ये कई प्रकार की जोखिमें हैं जिनका बीमा इसमें किया जाता है। डिटेल में आगे इसके अंदर आप पढ़ोगे किताब में, समझ में आ जाएगा। फिर आता है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा में वही कि आग से जब हानि होती है तो उसकी सुरक्षा के लिए, यानी इसकी परिभाषा होती है कि अग्नि बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें बीमाकर्ता बीमित को एक निश्चित प्रीमियम के बदले निश्चित समय में अग्नि से होने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का वचन देता है। इसका अधिकतम बीमा 1 वर्ष, अवधि जो होती है अधिकतम 1 वर्ष की होती है। कम से कम कितनी भी हो सकती है, 15 दिन हो सकती है, महीना हो सकता है, 6 महीने हो सकता है। अधिकतम अवधि 1 महीने की होती है। व्यापारी या फैक्ट्री का मालिक अगर अपनी फैक्ट्री का बीमा कराता है अग्नि बीमा, तो 1 साल की अवधि जैसे ही पूरी होगी, अगर उसे वापस सुरक्षा चाहिए तो पुनः उसे बीमा करवाना पड़ेगा। और यह अभी बताया मैंने, सभी बीमे जो हैं वे क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर आधारित सॉरी, यानी अगर क्षति होगी तो पूर्ति होगी, अगर क्षति नहीं होगी तो पूर्ति नहीं होगी। यानी व्यापारी इसे खर्चा मान करके चलता है। इंश्योरेंस प्रीमियम को व्यापारी खर्चा मान कर चलता है कि अगर क्षति होगी तो पूर्ति की जाएगी, वरना बीमा प्रीमियम जो अदा किया है वह वापस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपके अन्य बीमे। अन्य बीमे में आप देखिए, चोरी के विरुद्ध बीमा। व्यापारी अपने माल का चोरी से अगर सुरक्षा करना चाहता है तो चोरी के विरुद्ध बीमा कराता है। पशुओं का बीमा, पशुपालन का जो कार्य करने वाले होते हैं या जिनके घर में पशु पालते हैं वह पशुओं का भी बीमा कराते हैं। जैसे जीवन का बीमा हमारे जीवन का बीमा होता है, उसी तरीके से पशुओं के जीवन का भी बीमा किया जाता है। फसलों का बीमा, किसान लोग अपनी फसलों का बीमा कि भाई फसल को कोई नुकसान ना हो जाए, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, सूखा हो जाता है, तो फसलें नष्ट हो जाती हैं, तो उनके फसलों के नष्ट होने से किसानों को हानि होती है। तो उस हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त करने के लिए फसलों का बीमा किया जाता है। खेल का बीमा, आप कोई गेम खेलने जा रहे हो, वहाँ पे आप वापस सुरक्षित पहुँचो तो आप अपने जीवन का उसमें बीमा करा सकते हो। इसी तरीके से अमर्त्य शिक्षा योजना बीमा, स्वास्थ्य बीमा। आजकल देखिए कई निजी कंपनियां स्वास्थ्य बीमा के लिए, कई निजी कंपनियां भी कई ऑफर देती हैं कि आप व्यक्ति अपने स्वयं का या अपनी फैमिली का बीमा करा लें एक मुश्त। जैसे मान लो 5,000 रुपये भरते हैं प्रीमियम के, तो 2 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा, यानी अगर आप कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो तो 2 लाख तक का भुगतान जो है वह बीमा कंपनी द्वारा आपको किया जाएगा। तो विभिन्न पॉलिसियां हैं इसके अंतर्गत। वाहन बीमा, गाड़ी का भी आप बीमा करा सकते हो। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट न हो जाए, उसको नुकसान हो जाए तो उस क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी द्वारा की जाती है। वाहन चोरी हो जाता है तो उसका भी बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति की जाती है। तो इस प्रकार से ये अन्य बीमे के अंतर्गत राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा, महिलाओं के कल्याण संबंधी कोई कार्य करते हैं तो उसमें एक ग्रुप इंश्योरेंस इन सब का हो जाता है ताकि उनको सुरक्षा मिल सके। तो ये सब बीमा के प्रकारों के अंतर्गत है। साधारण बीमा में हमने 3 पढ़े हैं, सामुद्रिक बीमा, अग्नि बीमा और अन्य बीमा। जीवन बीमा और बीमा के सिद्धांत, यानी बीमा किन किन सिद्धांतों पर आधारित है। हमारा अगला जो वीडियो होगा उसमें हम करेंगे इन तीनों में अंतर क्या है, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में क्या अंतर है। वैसे आपके सामने तालिका दे रखी है, इसमें से आप अगर ये जो मैंने समझाया है ये आप पढ़ोगे तो आसानी से इसमें आपको समझ में आ जाएगा। पेज नंबर है आपके 108 पर तालिका दे रखी है, जीवन बीमा, अग्नि बीमा और सामुद्रिक बीमा में अंतर। आप ये पढ़ लीजिएगा, आ जाएगा वैसे आप लोगों को समझ में। और आगे हम पढ़ेंगे उसमें जीवन बीमा पॉलिसियों के प्रकार, ओके। और इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन सारे कर लीजिएगा, ओके।